हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर जो आपका चैप्टर होने वाला है वो ब्लड होने वाला है। यहाँ पर जो बच्चे नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, जो ये आपका पीडीएफ क्रिएट किया जाता है ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपका घटना चक्र ही है। उसी को एक डायग्राम के फॉर्म में क्रिएट कर दिया जाता है। जो घटना चक्र में आपका थ्योरी वाला पार्ट दिया रहता है और जो घटना चक्र में नीचे क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेन किया रहता है, उसी सब का ये आपका है। जहाँ पर करने के बाद आप घटना चक्र करिएगा इस चैप्टर को, आपको काफ़ी अच्छे यहाँ भी मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जितने भी पीडीएफ देता हूँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो बच्चे नए होंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। ऐसे ही मैं सब कुछ करवा दिया हूँ, हिस्ट्री भी करवा दिया हूँ, ज्योग्राफी भी करवा दिया हूँ। जाके आप वहाँ पर पढ़ लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट सब पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कंपाइल पीडीएफ डाल दिया गया है आपके चैनल पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है। तो चलते हैं, हम देखते हैं ब्लड के बारे में देखते हैं। अब देखिए ब्लड होता क्या है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ब्लड बताइए क्या, तो आप एक वर्ड बताएंगे, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यही याद रखिए, कनेक्टिव टिश्यू उसको बोला जाता है। अब ब्लड क्षारीय होता है या बेसिक होता है, मतलब वो सॉरी बेसिक होता है या एसिडिक होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप इंडिकेटर लगाते हैं, इसके इधर क्या होता है, अगर 7 लगते हैं, 7 क्या होता है? उदासीन होता है, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अगर इधर बढ़ते जाएंगे 7, 8, 9, 10, 11, तो ये बेसिक में आ जाता है, और इधर बढ़ते जाएंगे तो एसिडिक में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक और एसिडिक में आ जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका ब्लड है ये किस कलर का, तो कभी भी आपका अगर कहीं पे कट जाता होगा तो अगर आप उसको माउथ से लगाते होंगे, जो क्योंकि बंद करने के लिए थोड़ा सा माउथ से लगाते होंगे, पहले लगाया जाता था। क्या होता था उसमें, क्या होता है, आपको थोड़ा सा नमकीन लगेगा। जब आप ब्लड आपके माउथ में जाता है या माउथ में कहीं कट जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड नमकीन लगता है। तो वो क्या होता है, बेसिक। हमेशा क्या होता है, पीएच मान कितना होता है, हमेशा अगर पूछे जाए तो आपका पीएच मान कितना होता है ब्लड का, तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब 7.3 से 7.4 के बीच होता है। तो 7.4 ऑप्शन में आ जाता है, उसको लगा दीजिएगा। तो अगर 7.4 है तो मान लीजिए, मतलब इस साइड जाने वाला है, तो 7 पॉइंट अगर 4 है तो इस साइड जाने वाला है। इसका मतलब ये कौन सा ब्लड है, ये आपका ब्लड है बेसिक। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक ही लाइन में पूछूं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 बताइएगा, और ब्लड क्या होता है तो बेसिक बताइएगा। दो चीज़ें हमने बताया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच मान पूछा गया है, एक मिनट, पीएच मान भी पूछा गया है और ये पूछा गया है ये बेसिक होता है एसिडिक होता है। दो क्वेश्चन आपको याद हो गया। ये देखिए कहाँ पे आया था, यूपी बीओ 2019 में ये क्वेश्चन आया था। अब तीसरा क्वेश्चन आपके ये बनेगा कि शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है वो भार का कितना परसेंट होता है, तो भार का 7% होता है। लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें, ये बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया था कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में ये क्या होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है। लगभग शरीर के भाग का 7% है। स्त्रियों में रुधिर की मात्रा 20 से 25% कम होती है एक पुरुष की अपेक्षा में। मेल की अपेक्षा में स्त्रियों में ब्लड की मात्रा कम होती है। ये स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, तो आप बता दीजिएगा हाँ, स्त्रियों में मेल की अपेक्षा ब्लड की मात्रा कम होती है। लगभग यहाँ पर कितना होता है, तो 4 से 5 लीटर ब्लड की मात्रा होती है। यहाँ से 5 से 6 होता है और यहाँ पर 4 से 5 होता है। अब मैं पूछूं गैसों, ये ब्लड का कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में एक ही चीज़ बताएंगे, गैसों का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। जैसे कोई भी चीज़ आप दिल्ली से आप अपने शहर में मंगाते हैं, तो दिल्ली से जब अपने शहर में मंगाते हैं तो कोई ऐसा वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो उसको लाता होगा, चाहे ट्रक हो चाहे वो रेल माध्यम से हो। ठीक है, तो दोनों ही माध्यम से लेकर आता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो गैस होता है
वो आपके शरीर में हर जगह कैसे जाता है, वो ब्लड के थ्रू ही जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे घुलता है, वो ब्लड में घुलता है। तो और जो ब्लड में ऑक्सीजन घुलता है, तो जब जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ पर ऑक्सीजन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ये करता है ब्लड का कार्य, ये होता है फंक्शन, अगर पूछे आपसे कोई तो। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन को बाहर निकालता है, तो यही याद रखेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया। अब देखिए और भी इसके कई काम होते हैं, ब्लड के सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं करना, और भी इसके कई काम होते हैं, जैसे हार्मोन का परिवहन करना। हार्मोन का भी ये जो ब्लड होता है ये परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। अभी इसके आगे पढ़ाएंगे WBC, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, मतलब अगर ब्लड की कमी हो जाती है आपके शरीर में, तो कई प्रकार के, जैसे बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि ब्लड की कमी से कौन सा, तो आप हमेशा बनाते हैं एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, या लौह की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, या हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, कोई भी कहे स्टेटमेंट में, तो आप तीनों ही एनीमिया लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, उत्सर्जित पदार्थों को बिक्री के माध्यम से शरीर से बाहर करना क्या काम होता है, जैसे कुछ बेकार चीज़ें होती हैं, वो क्या करता है, ब्लड वो यूरिया को वो मतलब किडनी को प्रोवाइड करता है, किडनी उसको क्या करता है बाहर, जैसे यूरिया हो उसको किडनी को प्रोवाइड करता है, ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, इसके बाद वो कहाँ पर चला जाता है, वो चला जाता है बाहर, किडनी बाहर उसको निकाल देते। तो उत्सर्जित पदार्थों को बिक्री के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम भी ब्लड का ही करता है। पोषक तत्वों का परिवहन भी कौन करता है, ब्लड भी करता है। आपके जो खाते हैं उसका पूरे शरीर में लगता है, जैसे आपका कहीं कट गया तो डॉक्टर ने बोला ये आप फल खाइए, ये सब्जी खाइए, तो वो जल्दी से फिल हो जाएगा। तो क्या, जब तक वो ऐसा थोड़ी जाएगा आप खाएंगे वहाँ पर सीधे चला है, वो ब्लड के ही थ्रू जाएगा। तो याद रखिएगा, पोषक तत्वों का परिवहन होता है। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंडस्टेनर। ये क्वेश्चन कई 2-4 बार पूछ लिया गया है कि रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप हैं, जैसे नहीं ए बी और ओ, ये सब होते हैं, तो वो उसके खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंडस्टेनर, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर रक्त के भाग कौन से होते हैं, रक्त के भाग 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक रक्त कोशिकाएं हिमोक्रेटिक। ये जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा आपके शरीर में अगर पूछा जाए रक्त में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इसे यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। अगर पूरे रक्त का पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है, पूरे रक्त का 55 से 60% भाग यही होता है। तो सबसे अधिक आपके ब्लड में प्लाज्मा ही पाया जाता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये देखिए, मैं अगर यहाँ प्लाज्मा को दिखाता हूँ, ये तो प्लाज्मा होता है, ये साल्ट मिनरल होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, याद रखेंगे, यही प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए रक्त कोशिकाओं, इसमें भी डिवाइड है। यहाँ पर 2 चीज़ें, अगर रक्त कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा, तो ब्लड सेल में RBC पाया जाता है। 2 क्वेश्चन अगर वहाँ पूछे कि ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप RBC बताएंगे, लगभग 90% यही पाया जाता है। इसके बाद WBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। अगर सिर्फ रक्त का भाग पूछे रक्त के पार्ट में, तो वो प्लाज्मा पाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन अगर बने तो दोनों क्वेश्चन देखिएगा, प्लाज्मा रक्त के भाग का रहा है कि रक्त कोशिकाओं ब्लड सेल की बात कर रहा है। ब्लड सेल में RBC सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर WBC पाया जाता है, फिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये तीनों का याद रखेंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब देखिए यहाँ पर RBC, WBC और प्लेटलेट्स, अभी हम तीनों को एक साथ अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पर प्लाज्मा पढ़ लेते हैं, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लाज्मा, ये प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कहाँ उपस्थित होता है, वो सॉरी, ये प्लाज्मा हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये वाला प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मतलब ब्लड में उपस्थित होता है। यहाँ पर प्रमुख प्रोटीन इसके प्लाज्मा में देखो, जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन होते हैं, ग्लोबिमिन होते हैं, फाइब्रिनोजन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये प्लाज्मा में उपस्थित प्रमुख प्रोटीन होते हैं। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा में उपस्थित प्रमुख प्रोटीन 7 से 8% होते हैं,
और ये याद रखेंगे, एल्बुमिन होते हैं, ग्लोबुमिन होते हैं, फाइब्रोनोजन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। इनका रंग येलो होता है। यहाँ पर देखिए इनका रंग, प्लाज्मा का रंग येलो दिख रहा होगा। प्लाज्मा का रंग याद रखेंगे येलो होता है। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो प्लाज्मा का रंग होता है येलो होता है वो किसके कारण होता है। तो प्लाज्मा का जो रंग होता है बिलिरुबिन की उपस्थिति के कारण पीला होता है, येलो होता है। तो प्लाज्मा का रंग किसके कारण पीला होता है, तो बिलिरुबिन की उपस्थिति के कारण या इसका रंग पीला होता है। रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। इसके प्रोटीन याद रखिएगा, इसका पीला रंग याद रखिएगा। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92% होती है। शेष 8 से 9% विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे। ओके, इतना आपको याद रखना होगा। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92% होती है। शेष 8 से 9% विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और रक्त का यह तरल भाग होता है। अब यहाँ पर देखिए स्फेगनोमीटर, ये भी जब आप ब्लड पढ़ेंगे ये जरूर आपको पूछा जाता है। स्फेगनोमीटर क्या होता है, जो रक्तचाप होता है मतलब ब्लड प्रेशर होता है उसको नापने में काम करता है। जैसे प्रकुंचन दाब होता है, सिस्टोलिक होता है प्रेशर एक, जो सिस्टोलिक वो ऊपर वाला बढ़ता होगा, याद रखेंगे सिस्टोलिक होता है वो ऊपर वाला होता है, और ये डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो नीचे वाला होता है। ये 75 से 80 mmHg होता है। तो सिस्टोलिक कौन होता है, सिस्टोलिक प्रेशर वो जैसे किसी का प्रेशर जब बढ़ता है तो 115 20 से ऊपर जाने लगता है, 125 30 150 60 जाने लगता है, वो सिस्टोलिक कहलाता है। और डायस्टोलिक क्या कहलाता है, वो नीचे जिसका बीपी कम हो जाता है तो वो डायस्टोलिक कहलाता है, वो प्रासरण दाब कहलाता है। इसको कौन नापता है, स्फेगनोमीटर नापता है। जो डॉक्टर के पास आप जाते होंगे तो ये डॉक्टर हाथ में बांधता होगा, यही बांधता है यहाँ पर, इसके बाद ये प्रेस करता है तो इसी से बताता है। यहाँ पर ये इंडिकेटर लगा होता है, ये सुई ऊपर नीचे होती रहती है तो इसे यही बताता है कि कितना आपके पास आपका बीपी है। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर उम्र बढ़ने के रक्त दाब बढ़ता है। मतलब अगर उम्र बढ़ने से, अगर यहाँ से होना चाहिए, अगर उम्र बढ़ रहा है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमेशा याद रखेंगे, जैसे जैसे क्या बच्चों में ब्लड प्रेशर होता है, बहुत रेयर केस में होता है, जैसे जैसे एज ढलती जाती है वैसे बीपी के मरीज की संख्या बढ़ती, मतलब शरीर में बीपी की परेशानी बढ़ती जाती है। तो ये भी याद रखेंगे। एज के साथ एक एज ऐसी आती है जहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है बीपी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ, ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है, शायद ये आया है शायद पीपीएससी में, आईएएस में आया है कि उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब क्या होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब बढ़ता जाता है। अब देखिए, हृदय के संकुचन सिस्टोलिक पूछ रहा है, अनुशिथिलन डायस्टोलिक पूछ रहा है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दौरान धमनियों की दीवारों पर डाला गया दाब ही रक्तदाब होता है। ठीक है, जो आपका धमनी नहीं होता, हरी हरी दिखते हैं, उसी पर जो ब्लड के थ्रू दाब डाला जाता है वही रक्तदाब कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 और 80 mm होता है। mmHg इसका यूनिट भी याद रखिएगा, mmHg होता है। 120 ऊपर वाला होना चाहिए, 80 नीचे होना चाहिए, तो आप एकदम सही हैं। अब देखिए यहाँ पर रेड ब्लड से लाल रक्त कोशिकाएं। अब देखिए रेड ब्लड कार्पल्स इरिथ्रोसाइट। अब देखिए यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट उसको बोले थे, किसको, यहाँ पर देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है, मैं बताना भूल गया था। ये देखिए थ्रोम्बो, अगर प्लेटलेट्स आप कहे उसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, आरबीसी कहे इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, और ये डब्ल्यूबीसी अगर कहे तो ल्यूकोसाइट। तीनों नाम याद रखिएगा, कभी कभी आरबीसी ना दिखे इरिथ्रोसाइट देता है, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट देता है, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट देता है। तो तीनों अलग अलग नाम भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए उत्पत्ति कब होती है, बच्चे के जन्म से पूर्व में अगर देखा जाए तो ये रेड लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का उत्पत्ति स्प्लीन या यकृत लीवर में होता है। ये बच्चे के जन्म से पूर्व की बात कर रहे हैं। अब जब जन्म के बाद इसका निर्माण रेड बोन मैरो, मतलब इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। याद रखेंगे, अगर इसका
जब जन्म हो जाता है तो रेड ब्लड सेल का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर बच्चे ये, क्योंकि आप हमेशा यहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे, हर जगह कहीं कहीं दिया रहता है स्प्लीन में इसका निर्माण होता है रेड ब्लड सेल का, कहीं कहीं दिया रहता है बोन मैरो में होता है। तो आपके जो पेपर में आयोग द्वारा पूछा गया है वहाँ पर क्या पूछा गया है, बोन मैरो में। यहाँ पर कहीं क्वेश्चन है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है उत्तराखंड में 2 बार पूछा गया है। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये कारण लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं, तो ये बोन मैरो में, अस्थि मज्जा हिंदी में बोला जाता है, बोन मैरो में बनती हैं। इसका डी वाला आंसर आयोग ने सही माना है। ठीक, और डी वाला आंसर भी सही होना चाहिए। जो बच्चे के जन्म जिससे पूर्व जो होता है वो स्प्लीन या प्लीहा में बनता है। तो अक्सर यही पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, तो बोन मैरो बताइएगा। अब देखिए, केंद्रक अनुपस्थित होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल में केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब देखिए, जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो इसमें क्योंकि न्यूक्लियस में केंद्रक में ही डीएनए आरएनए होता है, तो डीएनए आरएनए भी नहीं पाया जाता, इसका नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूँ कि अगर डीएनए की जांच करना हुआ, जैसे क्या हुआ, कोई क्राइम हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्या करते हैं, डीएनए जांच कराते हैं, या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हुई तो डीएनए जांच करवाते हैं। क्या आरबीसी अगर हम दे देते हैं तो कहते हैं इसका डीएनए जांच हो जाए, नहीं होगा। आरबीसी में जब न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाएगा, इन केंद्रक पाया ही नहीं जाएगा, तब डीएनए एनए कहाँ होगा, मतलब जब वहाँ पर न्यूक्लियस ही नहीं उपस्थित होगा तो डीएनए आरएनए कहाँ हुआ। तो एक क्वेश्चन एक बार यही पूछा गया था कि क्या अगर हमें डीएनए की जांच करना होगा तो उसमें आरबीसी आएगा, काम आएगा, कि ये डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, तो उसमें क्या डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा, डीएनए यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, या अगर वैसे बात करें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, आरएनए डीएनए उपस्थित नहीं होता है, ये याद रखेंगे। रेड ब्लड सेल में जीवन काल कितना होता है, 120 दिन 4 माह होता है। रेड ब्लड सेल का जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है 120 दिन। मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा तिल्ली में इनकी मृत्यु होती है, स्प्लीन जिसको कहते हैं, याद रखिएगा, स्प्लीन में इनकी मृत्यु होती है। येलो होना चाहिए, हाँ, स्प्लीन में इनकी मृत्यु होती है। यहाँ पर कहाँ पर रेड ब्लड सेल की मृत्यु होती है, स्प्लीन में मृत्यु होती है, और बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में बनते हैं। जीवन काल 120 दिन 4 महीने। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है। याद रखेंगे, लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है यहाँ पर, इसीलिए ये स्प्लीन में जाके मरते हैं। नोट, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या स्प्लीन को ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का अगर निर्माण होता है तो स्प्लीन में होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस मेंस 2008 में आया हुआ है। डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है, तो डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है, प्लीहा में, मतलब स्प्लीन में बनता है। डब्ल्यूबीसी स्प्लीन में बनता है, और आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, इसी स्प्लीन में होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना, आरबीसी का विनाश होना इसी स्प्लीन में ही होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर मैं आपसे एक ही वर्ड पूछूं, डब्ल्यूबीसी का जब आ जाए तो आप स्प्लीन में ये बनता है, आरबीसी आ जाए स्प्लीन में ये मरता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, आपके पेपर में आया है, आ भी सकता है, मेंस में पूछा है, प्री में भी आ सकता है। प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब यहाँ पर देखते हैं संख्या क्या होती है इनकी। 4.5 से 5.50 मिलियन प्रति मिली क्यूब होता है। रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल होता है। गैसों का ये परिवहन करते हैं। क्या करते हैं, गैसों का ये परिवहन करते हैं। रेड ब्लड कॉर्पस क्या, शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला रोधिराणु होता है। सर्वाधिक मैं अभी आगे ही बताया हूँ। शरीर में सबसे ज़्यादा सेल कौन सा पाया जाता है, यही रेड ब्लड सेल ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है इसमें। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, 50 लाख होता है लगभग।
हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थित के मतलब हीम नामक पदार्थ के कारण इसका रक्त लाल होता है। तो हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थित के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ये देखिए, अब रेड ब्लड सेल कैसे होता है, ये देखिए जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसा होता है, बीच में छोटा सा चपटा होता है, याद रखेंगे, ऐसे बीच में चपटा होता है, ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है, लिम्फोसाइट। अभी डब्ल्यूबीसी नहीं पढ़े हैं, अभी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब देखिए श्वेत रक्त कणिया डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस ल्यूकोसाइट क्या होता है, इनका उत्पत्ति कहाँ होती, अस्थि मज्जा, लसिका, प्लीहा, थाइमस, कई हर जगह दिया रहता है। तो कहाँ कहीं कहीं दिखता है, अस्थि मज्जा दिया रहता है, लसिका होता है, गांठें होती, थाइमस होता है, प्लीहा जिसको स्प्लीन। तो आपके पेपर में पूछा गया है कहाँ, तो जो आपका आयोग बोले वही रखिए, कुछ भी हो लेकिन जो आयोग आपके उत्तर कुंजी में दे वही आप याद करिए। तो स्प्लीन और ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण स्प्लीन। संख्या 5 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। अब ये देखिए, अब देखिए कणिका में एक श्वेत रुधिराणु होती है, कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर इनका कोई मतलब आपके काम उनका भी होता है लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है इनके बारे में। कौन कौन सा, इयोसिनोफिल्स ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये याद रखिएगा, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट। अब यहाँ पर जो कणिका विहीन होते हैं श्वेत रुधिराणु होते हैं वो लिम्फोसाइट, इनको टी सेल भी बोला जाता है। अगर कहीं टी सेल पूछे तो वो लिम्फोसाइट ही लगाइएगा। यही जो लिम्फोसाइट होता है यही बीमारी से लड़ने का काम करता है, याद रखेंगे, क्योंकि आपको जो जो डब्ल्यूबीसी होता है ये क्या कहलाता है, ये सैनिक सेल कहलाता है। और ये लिम्फोसाइट ही क्या करता है, सैनिक, वो लिम्फोसाइट का जो टी सेल होता है यही बीमारियों से लड़ने का काम करता है। और जब कोई भी बीमारी से जब लड़ जाता है तो ये मोनोसाइट होता है उन बीमारियों का भक्षण करता है, मतलब ये मारता है और ये खाता है। मोनोसाइट क्या करता है, उस बीमारी को खा लेता है और लिम्फोसाइट उस बीमारी को मार देता है, सैनिक सेल कहलाता है। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, सैनिक सेल होता है। जैसे एक एड्स की बीमारी होती है, जब एड्स की बीमारी होती है तो सबसे पहले ये लिम्फोसाइट ही मर जाता है, इसीलिए एड्स को बहुत खतरनाक माना जाता है। जब लिम्फोसाइट ही नहीं रहेगा तो वो एड्स मतलब एड्स का जो वायरस होता है उसको मारेगा कौन, इसीलिए लिम्फोसाइट क्या होता है, ये पहले ही मर जाता है, फिर एड्स पूरी शरीर पर कब्जा कर लेता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे जो लिम्फोसाइट होता है एड्स में यही सबसे पहले मर जाता है। और जब और कोई भी वायरस जैसे आपका कोरोना वायरस ये हुआ तो ये कोरोना वायरस लिम्फोसाइट ही लड़ता है और मोनोसाइट उसको खाता है। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, ये मोनोसाइट जो होता है ये सबसे बड़ी, बेसोफिल्स सबसे कम होता है, न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना डब्ल्यूबीसी का काम होता है। और केंद्रक या क्या होता है, यहाँ पर अनुपस्थित होता है, याद वो सॉरी यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए केंद्रक। ठीक है, इसको केंद्रक उपस्थित बना लीजिएगा। ठीक है, ये केंद्रक उपस्थित होता है, यहाँ पर ये उपस्थित होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो केंद्रक उपस्थित होता है तो इसका मतलब है अगर डीएनए की जांच करना हुआ, अगर डब्ल्यूबीसी से जांच कर रहे हैं तो डीएनए की जांच हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक क्या है, उपस्थित है। जब केंद्रक उपस्थित होता है इसका मतलब डीएनए आरएनए भी उपस्थित होगा, डीएनए आरएनए उपस्थित होगा, इसका मतलब आपका डीएनए की जांच हो जाएगी। तो अगर डीएनए की जांच करना हो तो उसमें काम नहीं आएगा आरबीसी, डीएनए की जांच करना हो तो डब्ल्यूबीसी ही काम आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये, अब यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है इसी से क्वेश्चन बना था आईएएस 2022 में। 2022 में ये क्वेश्चन क्या बना है, पूछा गया है निम्नलिखित कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं, मैं कह रहा हूँ टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो टी कोशिकाओं का क्या करता है, वह शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाली रोगों से बचाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मतलब सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है। रोग को से लड़ने मतलब जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है
ये रोगों से लड़ती है। तो टी सेल होता है या लिम्फोसाइट कहें या टी सेल से कहें, बात एक ही होता है, वह शरीर के रोगजनों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। IS 2012 में आया है, इसका डी वाला आंसर होगा। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन आपको आप टेकल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, शरीर में WBC की मात्रा में वृद्धि होने से ल्यूकोमिया रक्त कैंसर कहते हैं। अगर WBC की मात्रा भी बढ़ जाती है वो भी खतरनाक होता है, तो उसी को क्या होता है, ल्यूकोमिया, जिसको रक्त ब्लड कैंसर कहते हैं, तो यही होता है। तो रक्त ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए ये। शरीर में रक्त की कमी होने से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो इसको WBC को अन्य नाम सैनिक या वीर सिपाही भी कहा। अगर वीर सिपाही, सैनिक सिपाही ये सब आ जाए तो मतलब WBC की बात कर रहा है। ठीक है, अगर शरीर में रक्त की कमी हो रही है तो एनीमिया हो जाता है। अगर WBC की अधिकता हो रही है तो कैंसर रोग हो जाता है। अब देखिए, ये रक्त समूह की बात करता है। रक्त समूह में क्या कह रहा है, रक्त में उपस्थित विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को कुल 4 समूहों में बांटा गया है। 4 समूहों में कौन सा समूह है, रक्त समूह ए होता है, बी होता है, रक्त समूह AB होता है और O होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर ऑस्ट्रिया के निवासी हैं, इसको हम पहले ही बताए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो AB, O ये कौन बताया है, ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। अब यहाँ देखिए प्लेटलेट्स की बात करते हैं, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, RBC पढ़ा, WBC पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ा, अब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ये केवल मैमल्स, याद रखें, वो रुधिर में उपस्थित होते हैं, केंद्रक अनुपस्थित होता है। याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 इनका जीवन काल होता है, 8 से 10 दिन। अब मैं पूछूंगा RBC, WBC और इसमें प्लेटलेट्स में कहाँ पर केंद्रक उपस्थित होता है, तो कहाँ पर केंद्रक उपस्थित होता है, WBC में केंद्रक उपस्थित होता है और RBC में भी अनुपस्थित होता है, प्लेटलेट्स में भी अनुपस्थित होता है, मतलब RNA DNA नहीं पाया जाता है। अब रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। रक्त में मात्रा 1.5 से 4.10 लाख प्रति क्यूबिक मीटर होता है। प्लेटलेट्स की बातें करते हैं अगर। अब यहाँ पर देखते हैं रक्त में ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। देखिए मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो जैसे किसी के घर में देखते होंगे डायबिटीज के अगर पेशेंट होंगे, ये आप उपकरण पाएंगे रखा है। उंगली में थोड़ा सा मतलब यहाँ से ब्लड निकाला जाता है, इसको यहाँ पर रखा जाता है, इसके बाद ये बताता है कि ब्लड ब्लड में शुगर कितना है, मतलब ये उसको डायबिटीज़ की पेशेंट हैं कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, उसको ग्लूकोमीटर कहते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज में मतलब रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज को मापने के लिए, शर्करा को मापने के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य मात्रा में 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर इकाई होती है। इंसुलिन क्या होता है, निम्न हेतु उत्तरदायी हार्मोन होता है रक्त शर्करा में। अगर यही इंसुलिन जब बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है, तो इंसुलिन जब कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से क्या होता है, ये मधुमेह रोग हो जाता है। याद रखेंगे, मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। तो हमेशा देखते हैं इंसुलिन बाहर से लिया जाता है। तो याद रखेंगे, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, अब अधिकता यहाँ लिखा गया है। अधिकता मतलब क्या, मतलब अगर ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी, ज़्यादा चीनी खाएंगे तो उसकी अधिकता से डायबिटीज रोग हो जाता है। और जब डायबिटीज रोग हो जाता है तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो मतलब जब डायबिटीज रोग हो जाएगा तो इंसुलिन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब उसको उल्टा सीधा ऐसे पढ़िए कि डायबिटीज किससे होता है, ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, शर्करा की शरीर में ज़्यादा मात्रा हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, ये क्या होता है, मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए आप बहुत मीठा खाते हैं, एक लोग बहुत कम मीठा खाते हैं, मतलब वो मीठा खाते ही नहीं, उनको हमेशा तीखा ही पसंद है, वो फास्ट फूड पर ही डिपेंड है। फास्ट फूड मतलब तीखे वाले फास्ट फूड। ठीक है, तो वो फास्ट फूड पे ही डिपेंड है, तो उनके शरीर में क्या, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं। याद रखिएगा, हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ब्लड जो रुधिर होता है और लसिका, ठीक है, तो लिम्फोसाइट और ब्लड में एरिथ्रोसाइट में थोड़ा अंतर देखिए। लाल रुधिराणु उपस्थित होते हैं, लाल रुधिराणु अनुपस्थित होते हैं, श्वेत रुधिराणु कम होते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है यहाँ पर, श्वेत रुधिराणु अधिक होते हैं, लिम्फोसाइट सबसे अधिक होता है यहाँ पर। यहाँ ये रेड ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है, श्वेत रुधिराणु कम होते हैं, श्वेत रुधिराणु अधिक होते हैं यहाँ पर। O2 और पोषक पदार्थ अधिक होते हैं, O2 और पोषक पदार्थ बहुत ही यहाँ पर कम होते हैं। उत्सर्जित पदार्थ और CO2 की मात्रा सामान्य होती है, उत्सर्जित पदार्थ और CO2 की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा बस। अब यहाँ पर देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन किस कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? ग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित। ये नीचे अब पीछे वाला जो ग्लोबिन लिखा है ये प्रोटीन होता है। हीमो जो होता है ये रंग बताता है, याद रखेंगे, ये लाल रंग बताता है। ग्लोबिन क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। कार्य क्या होता है? रक्त को लाल रंग प्रदान करना, गैसों को मुख्यतः परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम होता है। मतलब पूछा जाए रक्त का क्या काम होता है? गैसों का परिवहन करना, हीमोग्लोबिन का गैसों का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। केवल आरबीसी में ही उपस्थित होता है, डब्ल्यूबीसी में उपस्थित नहीं होता। नहीं तो डब्ल्यूबीसी भी डब्ल्यू क्यों कहते हैं, उसको भी आरबीसी कहते हैं, ठीक है। तो यह हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा आरबीसी में ही उपस्थित होता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन। अब देखिए हीमोग्लोबिन से दो क्वेश्चन यहाँ पर रिसेंट में बने, 2016 में, 2019 में बने थे। 2016 में क्या वो क्वेश्चन बना था? पूछा गया था हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया था यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो यही तो हम लिखे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन का संचार, परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यह लव युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान, देखिए हीमोग्लोबिन प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता, वो WBC का काम होता है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा यहाँ भी गलत होगा, यहाँ भी गलत हो, यहाँ भी गलत। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मतलब अगर 3-4 स्टेटमेंट में दिया रहेगा तो मतलब ये डरिएगा मत कि ये 3-4 स्टेटमेंट में दिया है, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। देखिए मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करता हूँ कि आपको अगर कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तो आप कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट में ही सिर्फ रटा दिया, एक बुक ले लिया, उसको मैराथन में बता दिया, तो उससे क्या होगा, आप आज पढ़ लेंगे, आज याद हो जाएगा, कल याद रहेगा, परसों आप भूल जाएंगे। इसीलिए हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश किया करिए। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, BO 2019 में आया है। कह रहा है यह लाल रंग का होता है, तो हाँ लाल रंग का तो होता है, अभी हम पढ़े हैं, हीम के कारण। यह फेफड़ों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक करता है, तो यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक करता है, मतलब ऑक्सीजन को भेजता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। वह जहाँ ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए वहाँ हीमोग्लोबिन लगाइए, लाल रंग देख लीजिए वहाँ हीमोग्लोबिन लगाइए। अब देखिए यहाँ पर यह उत्कोच से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचाता है, तो हाँ ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ उसको क्या हुआ, जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वहाँ से फेफड़ों तक ले जाता है, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होते हैं उसको यहाँ पर ले जाता है। तो ये होता है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये किसका काम होता है? आरबीसी का ही, मतलब हीमोग्लोबिन का ही काम होता है। अब कह रहा है यह कुछ अम्लीय होता है, अभी हम बताए हैं कि यह 7.4 इसका मतलब बेसिक होता है, तो यहाँ अम्लीय कहाँ से हुआ? तो आगे हम बताए, जैसे ही स्टार्ट किए थे वीडियो तभी हम बताए थे यह बेसिक होता, अम्लीय नहीं होता। देखिए कितना आसानी से आप ये क्वेश्चन कर दिए। अब देखिए यहाँ पर रक्त समूह और एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ए क्या होता है? ए क्या होता है? इसमें रक्त समूह ए में एंटीजन ए उपस्थित होता है, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। ए में क्या होता है? एंटीजन ए आएगा, एंटीबॉडी ए आएगा, बस ये याद रखिए। बी में रक्त समूह बी में क्या होता है? एंटीजन ए उपस्थित होता है, एंटीजन बी उपस्थित होता है। अगर मैं ए बी कहूँ तो यहाँ पर एंटीजन ए और बी तथा ए बी होता है, यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। किसमें? ये ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें? ए बी में एंटीजन और इसमें एंटीजन उपस्थित होते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं,
परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ये याद रखें। ओ में क्या होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसका उल्टा होता है हमेशा। देखिए ए में कोई एंटीजन नहीं होता है, ए और बी एंटीबॉडी होते हैं। तो याद रखेंगे ए बी एंटी, ये आप पूरा ये जो डायग्राम है इसको याद कर लीजिएगा, आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, अभी मैं याद ही करवा दूंगा। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। ये देखिए ए बी हमेशा ओ का उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखिए ए बी में एंटीजन है तो ए बी में एंटीजन ए और बी एंटीजन दोनों पाया जाता है, और यहाँ पर एंटीबॉडी है नहीं है। अब जब ओ कहा कि आप एंटीजन ले रख लिए हैं तो मैं एंटीबॉडी रख लूँगा, तो ए ने क्या कहा, एंटीबॉडी हम रख लेंगे। तो याद रखिएगा एंटीजन अगर रखेगा कोई, दोनों ए बी एंटीजन कौन रखेगा, ए बी रख लेगा। ए एंटीजन रखना हुआ या बी एंटीजन रखना हुआ, ए बी रखेगा। लेकिन अगर ओ रख, अब जब ए एंटीजन ए बी रख लिया है तो एंटीजन बचा नहीं, तो ऐसे याद कर लीजिए एंटीजन बचा नहीं, बचा एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्योंकि ए बी ने एंटीबॉडी छोड़ दिया है तो ओ ने कहा हम एंटीबॉडी रख लेते हैं, तो ए बी ने एंटीबॉडी रख लिया, ओ ने एंटीबॉडी ए और बी रख लिया। तो अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि ओ के पास एंटीजन होता है कि एंटीबॉडी होता है, तो आप बताएंगे ओ के पास एंटीबॉडी होता है। और अगर मैं पूछूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ये मैं पूछूं कि एंटीजन किसके पास होता है, तो ए बी के पास एंटीजन होता है। अब बी के पास क्या होता है, तो बी के पास एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी बी होता है। ए के पास एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। तो ऐसे ही याद हो जाएगा, सिर्फ इसी दोनों में अंतर है। सिर्फ ए बी अगर याद रख लेंगे, ए बी में एंटीजन ए बी होता है तो सब कुछ याद हो जाएगा। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो हमेशा सबको दे सकता है। ए बी क्या होता है, ए बी हमेशा ले सकता है। अब देखिए आर एच फैक्टर क्या होता है, खोजकर्ता किसने किया, लैंड स्टीनर और बीनर ने इसकी खोजकर्ता आर एच फैक्टर की रीसस बंदर में किए थे। यही है रीसस बंदर, इसी में किए थे। अब देखिए ओ जो होता है वो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है, और सर्वग्राही कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, तो ए बी होता है। या एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो ये कौन सा होता है, ए बी होता है एक्सेप्टर या रिसीवर। ये डोनर कौन होता है, ओ होता है। तो कैसे याद करेंगे, कभी भी हमेशा डोनर दाता आ जाए तो ऐसे याद ना, ओ है ना, ओ यहाँ पर ओ है, दो बार ओ आ रहा है तो हमेशा डोनर ही लगाइएगा, ऐसे याद कर लीजिए, याद ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा है, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त है, तो मतलब स्वीकार कौन सा है, मतलब एक्सेप्टर, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, दाता नहीं पूछ रहा, स्वीकार रिसीवर कौन सा है, तो यहाँ पर ए बी होगा, याद रखेंगे ए बी है। अब यहाँ पर देखिए रक्तदाता समूह अगर ए है, ठीक, तो ए क्या ए को दे सकता है, ए का अगर ब्लड है तो ए दे सकता है, ए को तो ए को दे ही सकता है। क्या बी को दे सकता है, यहाँ बी है तो नहीं, बी को नहीं दे सकता, यहाँ बी है ही नहीं है तो बी को नहीं दे सकता। क्या ए बी को दे सकता है ब्लड, हाँ, अगर रक्तदाता है तो ए बी को दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ए तो है ही है, यहाँ पर देखिए ए तो है ही है, तो ए को दे सकता है, लेकिन ओ को नहीं दे सकता है। याद रखेंगे ओ को नहीं दे सकता है। ये अगर बी किसी का रक्त समूह है तो क्या ए को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ बी नहीं है। बी को तो यहाँ पे दे ही सकता है, अगर ए बी में यहाँ भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ बी तो मिल ही गया, यहाँ ओ नहीं दे सकता है। यहाँ पर ए बी नहीं दे सकता है, यहाँ पर ए को ए बी, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, देने वाला काम ये नहीं करेगा। एक्सेप्टर है तो देने वाला कहाँ काम करेगा, वो प्राप्तकर्ता समूह। अब यहाँ पर ये जो जिसका ब्लड बी है, क्या वो ले सकता है, नहीं ले सकता है। जिसका ए बी है वही ले सकता है, तो ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है सिर्फ, बस। और यहाँ भी नहीं, तो ए बी वाला किसको सिर्फ दे सकता है, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, ये याद। अब ओ कहाँ दे सकता, वो सबको, डोनर है ना, ये मतलब दान दाता है, वो सबको दे सकता है वो ओ, ठीक है। तो ओ देखिए ए को भी दे सकता है, बी को, ए बी को, ओ तो दे ही सकता है, ये सबको दे सकता है। और ए बी सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, बी को ही दे सकता है, और ए बी जहाँ बी लिख जाए, अगर आपको पेपर में पूछ रहा है तो बी किसको दे सकता है, तो दिमाग में रखिएगा जहाँ बी होगा वहीं उसको वहाँ दे सकता है। ए जहाँ ए होगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ दे सकता है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ भी ए नहीं दे सकता है। अब देखिए प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी, ए में एंटीबॉडी बी होता है, बी में एंटीबॉडी ए होता है,
याद रखेंगे। कहाँ पर? रक्त समूह बी में एंटीबॉडी ए होता है, रक्त समूह ए में एंटीबॉडी बी होता है, रक्त समूह ओ में दोनों होता है, एंटीबॉडी ए होता है, एंटीबॉडी बी। हम अभी ऊपर बताए हैं कि ओ में कौन सा होता है? एंटीबॉडी ए भी होता है, एंटीबॉडी बी। और अगर रक्त समूह ए में अनुपस्थित होता है, यहीं पर बताएं, यही वाला बताएं, तो देखिए ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, वही वहाँ पर दिखा, वही मतलब ये इस डायग्राम फॉर्म में लिखा। आरबीसी में उपस्थित एंटीजन होता है, एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, आरबीसी में अनुपस्थित होता है, ए में एंटीजन ए होता है, रक्त समूह बी में एंटीजन बी होता है, रक्त समूह ओ में अनुपस्थित होता है। याद रखेंगे, ओ में अनुपस्थित तो एंटीजन ए बी में ए बी होता है। वही एंटीजन हमेशा ओ में अनुपस्थित होता है। ये कहाँ गया? अभी देखिए यहाँ पे बताते हैं, ये इधर गया। ओ में एंटीजन, कभी भी ओ में एंटीजन मत लाइएगा, ठीक है। एंटीजन हमेशा ओ में नहीं आएगा, याद रखेंगे, कभी भी नहीं आएगा, ओ में एंटीजन नहीं आएगा। यहाँ भी देखिए यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त ओ में एंटीजन होता नहीं होता है, ये एंटीजन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर रक्त ए बी में एंटीजन होता है, ए एंटीजन बी होता है, वही ऊपर वाला ही है, वहाँ पर ऐसे लिखा गया है, यहाँ प्लाज्मा और आरबीसी के फॉर्म में लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, हृदय के रोगियों के लिए उपयुक्त तेल है सूरजमुखी का तेल। हृदय के रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त तेल है सूरजमुखी का तेल। दूध में विटामिन कौन सा पाया जाता है? नगण्य रूप में पाया जाता है, ठीक है, मतलब दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध पिलाने वाली माँ का प्रतिदिन प्रोटीन आहार 65 से 75 ग्राम होता है। मानव सर्वोत्तम लघुत्तम कपी है गिब्बन। मायोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लोहे में। केचुआ में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर केचुआ में देखा जाए तो वो प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन घुला होता है, और अन्य कशेरुकियों मतलब जो जिसके रीढ़ की हड्डी होती है उसमें क्या होता है? उसमें हीमोग्लोबिन कहाँ घुला होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में घुला होता है। केचुओं में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रक युक्त न्यूक्लिएटेड होते हैं, याद रखेंगे। ये रंगहीन मतलब उनके जो ब्लड होते हैं वो रंगहीन होते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है समानता उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, तो ऊपर भी बताए हैं। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ओ माइनस, याद रखेंगे, ओ माइनस दिया जा सकता है उसको। WBC RBC का विनाश होता है स्प्लीन में। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनिजिन और फाइब्रिन। WBC और RBC का विनाश होता है कहाँ पर होता है? स्प्लीन में। तो याद रखेंगे ये यहाँ पर RBC का जो विनाश होता है वो स्प्लीन में होता है, लेकिन कभी कभी WBC का भी विनाश स्प्लीन में हो जाता है। तो RBC का विनाश रखिएगा कहाँ पर? स्प्लीन में, WBC का, ठीक है। अब यहाँ देखें, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन और फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? थ्रोम्बिन है। तो ये रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन और फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो थ्रोम्बिन होता है। कौन सा होता है? थ्रोम्बिन होता है, ठीक है। तो इतना मतलब जो आपका फैक्ट टाइप ये क्वेश्चन था, ये फैक्ट टाइप है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस PDF को आप कहाँ पर ले लीजिएगा? टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर इसको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।